हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस स्टडीज़ प्लस। लास्ट टाइम हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन शुरू किया और प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरह के एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट था वहाँ तक हमने देखा था। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार हम फिर से थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स मेनली, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। ये उसका टाइम पीरियड है, पूरा टाइमलाइन है। और देन चैल्कोलिथिक पीरियड 3000 से 500 बीसी तक कहा जाता है। चैल्कोलिथिक मीन्स कॉपर प्लस स्टोन का यूज। उसी में आता है हमारा हड़प्पन कल्चर भी, क्योंकि यहाँ भी कॉपर, ब्रॉन्ज, स्टोन्स इसके ही टूल्स यूज होते थे। आगे बढ़ते हैं हम तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। प्री हड़प्पन फेस, अर्ली हड़प्पन फेस, मैच्योर हड़प्पन फेस, देन लेट हड़प्पन फेस। जो आपके ज़्यादातर हमारे साइट्स जो हमें पढ़ने हैं, जो मेन हड़प्पन कल्चर पढ़ना है, वो मैच्योर हड़प्पन फेज में आता है 2600 टू 1900 BCE। आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि प्री हड़प्पन स्टेजेस में क्या डेवलपमेंट था। फर्स्ट एविडेंस ऑफ कॉटन हमने देखा। नोमैडिक पीपुल बिगैन टू सेटल एंड डू एग्रीकल्चरल लाइफ। फिर हमने देखा कि अर्ली हड़प्पन फेज थोड़ा सा और आगे बढ़ा, रूरल से अर्बन की तरफ ट्रांजिशन एक शुरू हुआ जस्ट इस समय। देन मैच्योर हड़प्पन फेस वही फेस है कि जिसमें पूरी एक इलेबोरेटेड टाउन प्लानिंग हुई, अर्बन फीचर्स आए, पूरी तरह से बड़े बड़े टाउन्स डेवलप हुए। मेन जो बड़े बड़े साइट्स हमारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, कालीबंगान, राखीगढ़ी, रूपर, लोथल, ये सब मतलब इस टाइम डेवलप हुए। देन लेट हड़प्पन फेज में हमारा डिक्लाइन हुआ हड़प्पन सिविलाइजेशन का। देन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको या तो इसे ऐसे नोट कर लीजिए, ये नोट्स के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या क्या मेन इसमें फेस था कि देख सकते हैं कि मोस्टली सिचुएटेड नियर द फ्लड प्लेन्स। हाँ, तो सफिशियंट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन होता था। फ्लड प्लेन्स में होने का क्या मतलब है कि आपके पास रिच एलुवियल सॉइल हमेशा मिलता रहेगा, तो जो फर्टिलिटी रहेगी सॉइल की वो अच्छी रहेगी। मेन इनके प्रोड्यूस क्या थे? वीट, बार्ले, राई, पीस, इसमें लेंटिल, चिकपी, मस्टर्ड, जिसमें कि बार्ले उनका एक मेन था और कहीं कहीं राइस देखा गया है। बहुत राइस वॉज लिटिल रेयर। इंडस पीपुल अर्लीस्ट पीपुल टू प्रोड्यूस कॉटन। वर्ल्ड में सबसे पहले कॉटन प्रोड्यूस किया इंडस पीपल ने। स्पेशल अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स इन ह्यूज ग्रैनरीज। आगे हम देखेंगे कि कैसे हड़प्पा में 6 रोज ऑफ ग्रैनरीज था, मोहनजोदड़ो में एक लार्ज ग्रैनरी था। ग्रैनरी वो कहते हैं कि जहाँ पे हम ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी। उसको आप कंपेयर कर सकते हैं आज के हमारे कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ से, या जहाँ भी FCI के फैसिलिटीज़ से, जहाँ भी ग्रेन्स स्टोर किए जाते हैं। और आगे देखें तो वाइल द प्रेवलेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज इंडिकेटेड बाय फाइंड्स ऑफ ग्रेन, इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट द एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमें पता है कि भाई एग्रीकल्चर तो होता है, पर एक्चुअली कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, डक करते थे या फिर आज की तरह पूरा जुताई होती थी। हमें बुल का रिप्रेजेंटेशन कई जगह मिला, सील्स में मिला, टेराकोटा स्कल्पचर्स में मिला। तो मतलब बुल का वो यूज़ करते थे। बुल उन्हें पता था कि क्या है, इसको वो डोमेस्टिकेट भी करते थे, उसका जिस भी तरह से वो यूज़ करते हों। ज़्यादातर हड़प्पन साइट जो है सेमी एरिड रीजन में है, तो इरिगेशन एक मेन फैक्टर हो जाता था। तो उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी किस तरह से डेवलप किया, कितने ज़्यादा वो डेवलप थे। हम धोलावीरा में आगे देखेंगे कि हमें एक डैम के टाइप का स्ट्रक्चर मिला। बहुत जगह वेल इरिगेशन यूज किया जाता था। वेल, WELL, वेल इरिगेशन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था कई जगह। तो ये सब मेन एग्रीकल्चर एडवांसमेंट थे उस टाइम के। तो आगे अब हम बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार इम्पॉर्टेंट साइट्स को हम फिर से देख लेंगे। साइट्स याद रहने ज़रूरी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स याद रहने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली बात तो सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट था वो था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में सिचुएटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ चेनाब रिवर। जो ईस्टर्न मोस्ट साइट था वो आलमगीरपुर, ये हमारा यूपी में सिचुएटेड है। साउदर्न मोस्ट साइट दैमाबाद, महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। एंड देन वेस्टर्न मोस्ट साइट था ये सुख्ता गेंदौर, ये प्रेजेंट डे बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक स्टेट है उसमें सिचुएटेड था। और भी कुछ मेन साइट्स आप इसमें देख लीजिए, लोथल कहाँ है, धोलावीरा ये है, मोहनजोदाड़ो इंडस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। कालीबंगान, घग्गर हाकरा रिवर जो कि आज नहीं है, कहा जाता है कि वहाँ एक हुआ करता था। सरस्वती रिवर का ही इसको एक तरह से पार्ट माना जाता है। रोपर रिवर रवि पर सिचुएटेड है। इस तरह से मेन मेन साइट्स आपको पता होनी चाहिए कि किस जगह पे हड़प्पा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये रिवर रावी पे सिचुएटेड है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए।
तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कुछ साइट्स हैं, इनको आप पॉज करके पढ़ लीजिए या नोट कर लीजिए या इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हड़प्पा एक्सकेवेटेड बाय दयाराम साहनी, और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि रावी रिवर के बैंक पर सिचुएटेड था। ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हम बाद में देखेंगे, एक बार जब हम साइट्स के बारे में, इनके सिटीज़ के बारे में पढ़ लेंगे तब हम देखेंगे वहाँ से क्या क्या मिला था। देन मोहनजोदाड़ो आर.डी. बनर्जी 1922 और इंडस रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है इन पंजाब पाकिस्तान, दोनों ही पंजाब पाकिस्तान में सिचुएटेड है। इससे ज़्यादा किसके द्वारा एक्सकवेशन हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दो साइड से इंपॉर्टेंट है, दयाराम साहनी और मोहनजोदाड़ो। आगे बढ़ते हैं तो सुक्ता गेंदौर, रिवर दस्त, चहुंदारो, इंडस रिवर, तो ये सब कुछ आप पॉज करके देख लीजिएगा या फिर इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हड़प्पा की जो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से कि उनको एक इतना एडवांस सिविलाइजेशन कहा जाता है, उनकी टाउन प्लानिंग। हमारे एनसीईआरटी में हम देखेंगे तो मोहनजोदाड़ो के एग्जाम्पल से पूरा ये बताया गया है कि किस तरह से था पूरा अर्बन प्लानिंग जो था, टाउन प्लानिंग किस तरह से था। तो देखिए सबसे मेन पार्ट जहाँ से हमें शुरू करना है जानना कि दो पार्ट्स में टाउन डिवाइडेड होते थे। एक वेस्टर्न पार्ट जो थोड़ी ऊंचाई पर होता था और एक होता था ईस्टर्न पार्ट जो उससे लोअर हाइट पे होता था। इसे कहते थे सिटाडेल और ये लोअर टाउन। इसमें हम मैप में भी देख सकते हैं किस तरह से दिया हुआ है, ये सिटाडेल और ये लोअर टाउन। सिटाडेल में कहा जाता है कि इम्पोर्टेंट लोगों की बिल्डिंग्स होती थी, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स होती थी। गवर्नमेंट मेरा कहने का मतलब है कि जो कम्युनिटीज स्ट्रक्चर्स थे, मेनली जैसे कि ग्रेट बाथ हो गया, ग्रैनरीज हो गया, और सिटाडेल में आपके रूलिंग क्लास के या फिर इम्पोर्टेंट लोगों के रेसिडेंशियल एरियाज होते थे, और ये चारों तरफ से फोर्टिफाइड होता था। तो दो चीज़ें हमने जानी कि एक तो टाउन्स दो पार्ट में थे, वेस्टर्न हायर पार्ट जिसको कि सिटाडेल कहते थे, ईस्टर्न लोअर पार्ट जिसको कि लोअर टाउन कहते थे। सिटाडेल एक इम्पॉर्टेंट एरियाज थे, लोअर टाउन में कॉमन पीपल का रेसिडेंशियल एरिया था। नेक्स्ट जो इनका एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है फैक्टर, हम देखेंगे अपने नोट्स में, इनके जो स्ट्रीट्स थे वो ग्रिड पैटर्न पे थे। ग्रिड पैटर्न मतलब कि 90 डिग्रीज पर वो कट करते थे। जैसे ये स्ट्रीट जा रहा है 90 डिग्री पर कट कर रहा है, इधर आपका हाउसिंग सोसाइटी है, इधर आपका हाउसिंग बिल्डिंग्स हैं, ऐसे ऐसे हैं। तो ये उनका एक मेन फीचर था, दिखाता है कि कितने अच्छे से उन्होंने प्लानिंग की थी। और हर घर से ड्रेनेज सिस्टम निकल के एक रोड के ही पैरेलल ड्रेनेज जाता था मेन, उससे कनेक्ट होता था। तो पूरी तरह से ड्रेनेज का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था, हमारे मॉडर्न जो सोसाइटी है उसकी तरह, या समझे उससे भी अच्छा। आपको एक फिगर्स इसका ज़्यादा आइडिया लगेगा। अब इस पिक्चर को देखिए एक बार ध्यान से, ये देखिए आपकी स्ट्रीट जा रही है चौड़ी सी, और ये देखिए किनारे और ड्रेनेज सिस्टम, जिसे आप नाली कहें, ड्रेनेज सिस्टम कहें, किस तरह से बना हुआ है, कितने बढ़िया तरीके से बना हुआ है। देख के लग रहा है कोई मॉडर्न रोड है हमारा। जो ड्रेनेज होता था, जो नालियाँ होती थी, उससे अंदर से ही देखिए, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखें तो अंदर से बर्न्ड ब्रिक्स लगाया जाता था, और ऊपर से स्टोन से या किसी तरह के ब्रिक स्लैब से इसे ढका जाता था। लूज स्टोन्स होते थे कि ताकि इनको हम कभी भी हटा के इनकी सफाई अंदर की जा सके, और सफाई की जाती थी रेगुलरली। उसका भी प्रूफ कैसे मिला, इन ड्रेनेज के पैरेलल हमें हीप्स ऑफ सैंड टाइप के कुछ चीज़ें ऐसे मिली, तो मतलब यहाँ से निकाल के गंदगी यहाँ पर कलेक्ट किया जाता था। हाउ डेवलप्ड देयर ड्रेनेज सिस्टम वाज, आपको इस एग्जाम्पल से पता चलेगा कि घरों से जैसे ड्रेनेज निकल के सीधे मेन लाइन में नहीं जुड़ता था। घर से जैसे ड्रेनेज सिस्टम आया और फिर एक सीस होता था या आप कहिए एक चैम्बर होता था, उसमें पहले जाता था, इकट्ठा होता था, ताकि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे इकट्ठा हो जाएंगे और आराम से उन्हें बाद में निकाला जा सकेगा, और वो आगे जाके लाइन को क्लॉग नहीं करेंगे। फिर यहाँ से इस चैम्बर में से फिर वापस जाके मेन सिस्टम में वो ऐड होता था। आज हम अपने घरों में भी देख सकते हैं, सबके घरों के बाहर आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने चैम्बर बनवाए हैं, और वहाँ से तब आपका मेन जो सीवेज लाइन है उससे जाता है। तो कितना ज़्यादा एडवांस था टेक्निकली वो। देखिए एक और स्ट्रीट की पिक्चर है, मोहनजोदाड़ो की ही है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि किस तरह से स्ट्रीट्स को स्टोन्स या ब्रिक्स से पेव किया जाता था। अब एक चीज़ ब्रिक्स के बारे में हम जाने कि यहाँ बर्न्ट ब्रिक्स यूज किया जाता था, पकाया हुआ, जलाया हुआ ब्रिक,
जबकि सेम टाइम के जो अदर सिविलाइजेशन थे जैसे इजिप्टियन सिविलाइजेशन, तो वहाँ पे बस सन ड्राइड, मतलब एक ब्लॉक ऑफ ब्रिक बनाया, उसे सिर्फ धूप में सुखा दिया, वैसे ब्रिक्स का यूज किया जाता था। पर हड़प्पन इतने ज़्यादा एडवांस थे कि ये समझते थे कि जब हम बर्न करेंगे ब्रिक को और उसे बर्न भी कैसे करना है, तो उसे पकाना भी कैसे है, तो वो एक स्ट्रांग हो जाएगा और सिमिलर टाइप ऑफ एक सेम साइज के हमें ब्रिक मोस्टली ऑल ओवर द सिविलाइजेशन मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि बताया गया कि वही ग्रिड पैटर्न में था आपका पूरा सेटलमेंट, और जो इस तरह से हमें मिले हैं क्लूज कि ड्रेनेज को पहले बनाया जाता था, फिर हाउसेस इसके अलॉन्ग बिल्ड होते थे। और अब हम हाउसेस की बात करें तो हाउसेस को एक अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता था। आज हम क्या करते हैं कि एक हम नींव खनते हैं, उसमें फिर हम पिलर्स देते हैं, उस पर हम घर बनाते हैं। पर उस समय ऐसा ना हो कि जो आपका नॉर्मली ज़मीन है उसके ऊपर एक मड का अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, एक ऊंचाई तक ये मिट्टी लगा के एक प्लेटफॉर्म की तरह इकट्ठा किया जाता था, फिर इसके ऊपर घर बनाया जाता था, और यही प्लेटफॉर्म उनके एक समझिए नींव का काम करता था। दूसरी चीज़, हर घर में एक कोर्टयार्ड होता था। इस फिगर से हम समझेंगे, हर घर में एक सेंटर में कोर्टयार्ड होता था, प्रांगण जिसे आप आंगन कह सकते हैं, जो कि सभी मेन एक्टिविटीज़ इसी एरियाज़ में हाउस होल्ड्स करते थे। और कितनी ज़्यादा ये प्राइवेसी का ध्यान देते थे कि पहली बात तो ग्राउंड लेवल पे घर में एक भी खिड़की नहीं होती थी ताकि बाहर से कोई देख ना सके। दूसरा, जो मेन एंट्रेंस है आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं ये मेन एंट्रेंस है, तो मेन एंट्रेंस से कोर्टयार्ड जो आंगन है आपका, वहाँ सीधे व्यू ना ही होना चाहिए, क्योंकि सभी मेन एक्टिविटीज़ घर के मेंबर सब इसी में करते हैं, तो यहाँ से सीधे व्यू नहीं होना चाहिए। इसका भी ये पूरा ध्यान देते थे। हर घर में दो चीज़ें तो होती ही थी, एक कोर्टयार्ड यानी कि वो आंगन या ड्राइंग रूम या जो भी आप कहिए, और एक बाथरूम, अच्छा खासा बाथरूम जिस पर कि टाइल्स लगी होती थी ज़मीन पर। टाइल्स मतलब समझ लीजिए कि वही ब्रिक्स, जो बर्न ब्रिक्स थे उनसे उनको पूरा ज़मीन को लीनिंग किया गया रहता था ताकि आराम से पानी बह जाए। और कुछ घरों में वेल्स भी पाए गए, कुएँ, और ये सबसे ज़्यादा दिखा कालीबंगान में। हमारे कालीबंगान में ज़्यादातर घरों में अपने खुद के वेल्स थे जिनसे कि वो पानी ले सकते थे। आगे देखेंगे हम तो कुछ घरों में सीढ़ियाँ भी पाई गई, जिससे कि ये साबित होता है कि 2 स्टोरीज भी घर रहे होंगे, एंड मे बी मोर देन 2 स्टोरीज, पर ज़्यादातर यही स्कॉलर्स कहते हैं कि 2 स्टोरीज तक सेटलमेंट में मेन घर रहे होंगे ज़्यादातर। ये सभी चीज़ें जो अभी बताई एक जनरल पैटर्न था, सिटाडेल होना, एक लोअर टाउन होना, बर्न ब्रिक्स का यूज होना, पर कहीं कहीं इस पैटर्न को नहीं भी फॉलो किया गया, जैसे कि धोलावीरा। धोलावीरा में 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था पूरा सेटलमेंट, और कोई ऐसा लगा नहीं कि वहाँ कोई अलग से सिटाडेल है या क्या। और एक साइड था चहुंदारो। चहुंदारो में तो पूरी तरह से सिटाडेल था ही नहीं, पूरा टाउन ही एक तरह से था। और लोथल, यहाँ हम देख सकते हैं कि लोथल में बताया गया है कि वहाँ हाउसेस को मड ब्रिक्स से बनाया गया। हाँ, ड्रेन्स जरूर बर्न ब्रिक्स से बनाए गए थे। आगे बढ़ेंगे हम तो मोहनजोदड़ो के सिटाडेल के बारे में बताया गया कि वहाँ 2 मेन इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी। एक तो ये वेयर हाउस हो गया या ग्रैनरी कहिए आप उसे, वहाँ ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, और एक था ये ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या स्ट्रक्चर था उसे एक बार हम फिगर से समझेंगे। मोहनजोदड़ो में एक स्ट्रक्चर मिला जिसमें कि एक पॉन्ड टाइप का स्ट्रक्चर मिला, और ये देखिए 2 तरफ से उसमें सीढ़ियाँ आती थी। स्कॉलर्स इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ये एक ग्रेट बात था, एक रिचुअलिस्टिक बात था, जिसको किसी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल पे या किसी भी तरह के फंक्शन पे मोस्ट ऑफ द पूरी जो पॉपुलेशन थी वो यूज़ करती थी, एक कॉमन बाथ की तरह था। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे था, तो देखिए बीचों बीच वो पॉन्ड था, वो टैंक था, और 2 तरफ से, नॉर्थ से और साउथ से सीढ़ियाँ उतरती थी इसमें, और इसके चारों तरफ कॉरिडोर था। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से कॉरिडोर था, यहाँ चारों तरफ चला जा सकता था। और 3 साइड से रूम्स थे, चेंजिंग रूम्स थे, और साथ ही साथ उसमें कुछ बाथरूम्स भी थे जिसमें सेपरेट वेल्स थे, और उसके ये पूरा साइज आप देख सकते हैं, ये मेजरमेंट दिया हुआ है। सो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि एक साइड से अप्रोच था और 3 साइड्स उसके रूम्स थे। उनको सपोज किया जाता है, माना जाता है कि ज़्यादातर वो चेंजिंग रूम्स ही थे, और उसमें से कुछ में सेपरेट अपना वेल्स भी था।
हो सकता है या तो बाथ में जाने से पहले नहाना होता हो, या तो बाथ से निकल के कोई चाहे तो उन वेल से भी नहा के अपने कपड़े बदल के निकल सकता था। ये एक इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इसके पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। तो एक बार फिर से हम ग्रेट बाथ को रिवाइज कर लें। एक रेक्टेंगुलर टैंक था जिसमें कि दो साइड से स्टेयर्स उतरते थे, नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से। चारों तरफ कॉरिडोर था, तीन तरफ 3 साइड्स उसके रूम्स थे, और 8 इन नंबर बाथरूम्स पाए गए। और हर बाथरूम से ड्रेनेज होके मेन ड्रेनेज में जुड़ता था। मेन ड्रेनेज पूरा टैंक का पानी लेके बाहर जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। अब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने सोशल डिफरेंसेस को कैसे ट्रैक किया, क्या सब लोग एक समान इकोनॉमिक और सोशल लेवल के थे या उनके में डिफरेंसेस था। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। एक तो बरियल्स, उनके जो बरियल्स हैं उससे हम पता कर सकते हैं। और दूसरा कि जो लुकिंग फॉर द थिंग्स ऑफ लग्जरी, जो भी चीज़ें पाई गई, पॉटरीज हुए या और थिंग्स हुए, उसमें से क्या कुछ लग्जरी की थी, क्या कुछ कॉमन यूज़ की थी। तो इससे एक डिफरेंस पता चलेगा कि हाँ लग्जरी चीज़ें हैं अगर, तो यानी वहाँ एक अपर क्लास भी था जो कि लग्जरी चीज़ों को यूज़ करता था, और एक लोअर क्लास था जो कि कॉमन चीज़ों को यूज़ करता था। तो पहले हम इनके बरियल प्रैक्टिसेस को देखेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थे जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन, तो उसमें हमको पता है कि किस तरह से जो राजा महाराजा थे उनके बरियल्स पूरे पिरामिड होते थे। उनके अंदर कितना सोना चांदी रखा होता था, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में बिलीव करते थे कि हमारे जो बरीड राजा हैं, महाराजा हैं, वो अपने मरने के बाद वाले जीवन में उसका यूज़ करेंगे। यहाँ क्या था कि हड़प्पन साइट्स में जनरली पिट होता था, मतलब एक खाना गया, उसमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बॉडीज़ को ले डाउन किया जाता था। कुछ केसेस में ये जो पिट था उसके अंदर जो बर्न ब्रिक्स थे उससे भी लीनिंग की गई थी, और कुछ में वो सिंपल बस मट्टी का ही था। कुछ में इनके अंदर पॉटरी और ऑर्नामेंट्स भी पाए गए। तो मतलब ये कुछ डिफरेंसेस को दिखाते हैं कि कुछ पिट्स किसी इंपॉर्टेंट पर्सन के थे तो उसे अंदर से ब्रिक्स से लीनिंग किया गया, उसमें पॉटरीज रखी गई, ऑर्नामेंट्स रखे गए। कुछ पिट्स ऐसे पाए गए कि जिसमें बॉडीज़ जो थी वो मेन और वुमेन की साथ में थी, मतलब डबल बरियल। और जो ऑर्नामेंट्स मिले वो मेन के भी बरियल पिट्स में मिले और वुमन के भी बरियल पिट्स में मिले, पर बहुत खास ऑर्नामेंट्स नहीं मिले। तो इससे एक जनरल अपीयरेंस ये होता है कि हड़प्पन्स डिड नॉट बिलीव इन बरिंग प्रीसियस थिंग्स विद द डेड। तो एक बार हम नोट्स में अपने एक बार इसको समराइज कर लेंगे बरियल प्रैक्टिसेस को। एक तो सेमेट्रीज वर जनरली लोकेटेड ऑन द पेरीमीटर ऑफ सेटलमेंट। जो भी उनका बरियल ग्राउंड था वो सेटलमेंट जैसे ही हुआ तो उसके बाहर बाहर पेरीमीटर के अराउंड, उनका सेटलमेंट के अराउंड था उनका बरियल ग्राउंड, बीच में कहीं नहीं था। इस चीज़ का समझिए। कुछ कल्चर्स में आप देखेंगे कि बीच में कहीं रहेगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो, पर यहाँ मेन सेटलमेंट को वो बाहर करते थे जो भी बरियल प्रैक्टिसेस है। 3 टाइप्स ऑफ बरियल फाउंड इन मोहनजोदाड़ो, एक कंप्लीट बरियल, फ्रैक्शनल बरियल और पोस्ट क्रेमेशन बरियल। कंप्लीट बरियल में आदमी मर गया और उसकी बॉडी को वो बरी कर देते थे पेट में। फ्रैक्शनल बरियल में बॉडी को पहले वाइल्ड बीस्ट हुए, जानवर हुए, उन्हें खाने के लिए जंगलों में फेंक दिया जाता था, फिर जो बचता था पार्ट उसे बरी कर दिया जाता था। अब पोस्ट क्रेमेशन तो जला दिए, जलने के बाद जो भी बचा उसे बरी कर दिया गया। जनरली हेड नॉर्थ की तरफ होता था, जैसा कि आज हम हिंदू कल्चर में देख सकते हैं। वुडन कॉफिन हड़प्पा में पाए गए थे। सम पिट्स वेयर लिंक्ड विथ ब्रिक्स इंडिकेटिंग सम इम्पॉर्टेंट पर्सन, ये हमने पहले ही बताया। ज्वेलरीज भी मिले थे कुछ में। और सुरकोटना जो हमारी साइड थी वहाँ पॉट बोरियल देखने को मिला, पार्ट में वहाँ बरी किया गया था। लोथल में डबल बरियल देखने को मिला, मैन और वुमेन दोनों को साथ में बरी किया गया था। अब इसका जो भी रीज़न रहा हो, तो इससे हमें थोड़े बहुत तो सोशल डिफरेंसेस के हिंट मिल रहा है कि कुछ जो पिट था, खुद जो बरी था वो इम्पोर्टेंट लोगों का था और कुछ कॉमन लोगों का था। अब नेक्स्ट है लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब आइटम्स दो तरह के हो सकते हैं, एक या तो यूटिलिटेरियन आइटम्स होंगे या तो लग्जरी आइटम्स होंगे। यूटिलिटेरियन अगर आइटम होंगे तो वो ईजिली मिलेंगे और कॉमन मटेरियल्स के बनाए गए होंगे जैसे स्टोन्स के या क्ले के। पर अगर लग्जरी आइटम होंगे तो एक तो वो रेयर होंगे और मेड फ्रॉम कॉस्टली एंड नॉन लोकल मटेरियल विथ कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज। जैसे कि एग्जांपल बताया गया फेंस का, एक मटेरियल है जो सैंड को, सिलिका को बर्न करके
ऑब्टेन किया जाता था, रेड इन कलर होता था। तो ये दो चीज़ें हैं कि जिससे हम डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई आइटम लग्जरी था या यूटिलिटेरियन था। गोल्ड भी पाया गया वहाँ कुछ जगहों पर, और गोल्ड काफ़ी रेयर था, लेकिन कुछ मिनिएचर पॉट्स पाए गए फैंस के, परफ्यूम बॉटल्स पाए गए मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। तो ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि किस तरह से थोड़ा बहुत सोशल डिफरेंसेस था वहाँ। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू एंड कीप रीडिंग।